हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो ये मामला यूपी ट्रिपल एस सी पेट से संबंधित है। उसका रिवाइज आंसर की आ चुका है और संभावित परीक्षा तिथि के बारे में भी हम संभावित रिजल्ट डेट के बारे में भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो तब तक जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए, सबसे बहुत भारी संशय चल रहा है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, सबको पता है। अब 2 ही शिफ्ट हुए हैं, ज़्यादा तो हुए नहीं हैं। अब इसमें बहुत लोगों को संशय है कि किस शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा। हकीकत तो यही है कि बहुत लोग नॉर्मलाइजेशन का रूल ही नहीं जानते हैं। अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग नॉर्मलाइजेशन का फंडा होता है। बिहार एसएससी के लिए अलग होता है, बैंक के लिए अलग होता है, यूपी ट्रिपल एससी का भी उसी तरह से अपना एक नॉर्मलाइजेशन रूल है। बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं। पहले फार्मूला जानेंगे तब तो पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किसको क्या फ़ायदा होगा। ऑलमोस्ट शिफ्ट दोनों ही देखा गया है, ऑलमोस्ट अप्रोक्स सेम शिफ्ट है दोनों का। अगर सेम नहीं भी है तो सेम कैसे हो जाएगा वो इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। देखिए, 2 शिफ्ट में हुआ है। 20,73,000 कैंडिडेट था तो लगभग 10 लाख दोनों कैंडिडेट में एग्ज़ाम, दोनों शिफ्ट में कैंडिडेट को बैठना था, लेकिन अब्सेंट होकर 17 लाख समथिंग बैठे हैं। तो लगभग 8.5 लाख कैंडिडेट प्रति शिफ्ट, मतलब प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 8 लाख से अधिक कैंडिडेट एग्जाम दिए हुए हैं। 8 लाख एक बहुत भारी संख्या हो गया अपने आप में। फार्मूला देखिए, यहाँ यही कह रहा है, द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट फॉर द मल्टी सेशन। यानी सेशन, यहाँ जैसे हम जहाँ भी शिफ्ट बोल रहे थे उसको अब सेशन मान कर चलना होगा। पेपर ओनली एंड द फॉलोइंग फार्मूला विल बी यूज्ड बाय द कमीशन फॉर द पर्पज। ये यूपी ट्रिपल एससी का है। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन स्कोर। The normalization of marks obtained by candidate is done based on fundamental assumption that in all multi-session paper the distribution of ability of candidate in the same across all the session। मतलब कोई कठिन है, कोई भारी है, उसको एक सेम लेवल में लाना है। लाता है, लेकिन उस कब आता है वो भी मैं बताऊंगा। द फार्मूला यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड स्कोर इज बेस्ड ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन पर डिपेंड करता है। बिलो इज द फार्मूला is used by the authorities in the calculation of normalized score of multi-session examination paper। तो ये देखिए, पूरा ये फार्मूला है और फार्मूला में प्रत्येक टर्म का क्या कीमत है देख लीजिए। इसमें टर्म टोटल कितने हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। बाकी ये तो कॉमन है इसके साथ, ये भी कॉमन है इसके साथ, ये कॉमन है इसके साथ, यानी कि 5 टर्म है और 5 टर्म का यहाँ दिया हुआ है। उसका मीनिंग क्या होता है देखिए नीचे, यहाँ लिखा है, इन द अबव फार्मूला द अजम्पशन इज मेड दैट वी आर नॉर्मलाइजिंग ऑफ द मार्क्स ऑफ जेथ कैंडिडेट इन ith सेशन। जैसे यहाँ पहला सेशन में 8.5 लाख कैंडिडेट लगभग बैठे हुए हैं, दूसरा में भी उतना। तो इसमें से पार्टिकुलर इसी कैंडिडेट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होगा देखिए, उसका फार्मूला MIJ वहीं हो गया, एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द जेथ कैंडिडेट इन ith सेशन। मतलब कि पहला शिफ्ट में किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट का, जैसे कोई पहला दूसरा तीसरा, उसका क्या होगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर उसका। अब बराबर सबसे ऊपर है MTG। यहाँ एवरेज मार्क्स ऑफ 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल सेशन। यानी 2 ही सेशन में एग्जाम हुआ है, 17 लाख लोग कैंडिडेट बैठा है। इसका 10% कितना होगा, 17 लाख का 10% नहीं, 17 लाख का 0.1%। पहले हम 10% निकालते हैं तो उसका हो जाएगा 1,70,000 और उसका 10% कितना हो जाएगा, यानी कि ऐसे कर लीजिए, 17, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसका 0.1%, एक शून्य और नीचे आ जाएगा, 1 2 3 कट जाएगा, यानी 1700 कैंडिडेट का एवरेज देखा जाएगा। टॉपर मान लीजिए जिसमें से दोनों शिफ्ट से लगभग बराबर आ जाएंगे। टॉपर देखिएगा 1700 टोटल, तो हो सकता है 850 पहला शिफ्ट से भी आ जाएं, 850 पहला शिफ्ट में भी आ जाएं। चूँकि टैलेंट की कमी है नहीं, टैलेंटेड की कमी तो है नहीं, और क्वेश्चन लेवल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो इसका एवरेज निकल गया। तो कॉमन टर्म हो गया सबके लिए। अब अगला टर्म इसमें कह रहा है MQG। यहाँ देखिए, सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन द पेपर कंसिडरिंग ऑल सेशन। ये भी दोनों सेशन के लिए सेम जाएगा टर्म।
यानी कि ये टर्म और ये टर्म दोनों के लिए सेम जाने वाला है और पेपर लेवल तो सेम ही रहा है। फिर अगला टर्म इसका MTI क्या कहता है, एवरेज मार्क्स ऑफ 0.1% ऑफ कैंडिडेट इन IH सेशन। जैसे पहला सेशन में 8 लाख समथिंग कैंडिडेट, इसका 10% कितना हो जाएगा, 0.1% हो जाएगा 800, इसका एवरेज मार्क्स। और फिर कह रहा है MIQ का मीनिंग बता रहा है, सम ऑफ द मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ IH सेशन। तो बताइए इसमें क्या दिक्कत है। 800 सम ऑफ मीन मार्क्स, तो मीन मार्क्स या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन मार्क्स तो 8 लाख का निकालिएगा। ये देखिए लॉजिकल चीज़ है। अब सोचिए यहाँ पर 8 लाख से अधिक कैंडिडेट दोनों शिफ्ट में बैठा हुआ है और टोटल का एवरेज निकालिएगा, तो एवरेज निकालिएगा तो ज़रूर अप्रोक्स दोनों का बराबर हो जाएगा। तो कि चूँकि क्वेश्चन पेपर के स्टैंडर्ड में उतना कोई अंतर नहीं है और 8 लाख जहाँ संख्या की बात है तो एवरेज तो दोनों का बराबर ही हो जाएगा। अरे 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 रहता है तब तो एवरेज में डिपेंड आता है कि भाई चलिए 50,000 में 40,000 कैंडिडेट बहुत नरम है, कमज़ोर है, तो एवरेज डाउन हो जाएगा। लेकिन 8 लाख की बात है, दोनों शिफ्ट में 4 लाख टैलेंटेड हो जाएंगे, 4 लाख थोड़ा कमज़ोर हो जाएंगे, तो एवरेज तो बराबर आएगा। यहाँ तो मैटर एवरेज से है ना कि किसी एक पार्टिकुलर कैंडिडेट से, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फिर अंतर कहाँ रहा है, कहाँ किसी शिफ्ट को फ़ायदा होने का यहाँ नो बता रहा है। आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। बात एवरेज से लेना देना है, यानी औसत से। तो औसत 8 लाख का प्रत्येक शिफ्ट में बैठा तो अप्रोक्स तो बराबर ही हो जाएगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अरे पहला शिफ्ट का 10 क्वेश्चन कोई पार्टिकुलर कैंडिडेट को भारी है तो वहीं दूसरा शिफ्ट में किसी दूसरे को भारी है। कोई पहला शिफ्ट का कोई 5 क्वेश्चन अच्छा से बना सकता था तो वहीं कोई कैंडिडेट दूसरा शिफ्ट में 5 क्वेश्चन अच्छा से बना सकता था। यही सब अंतर है। तो इस वीडियो को अब जब समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना ही मैं समझाया हूँ अगर आप लोग रिपीट करके देख भी सकते हैं तो आप लोग यही समझिए कि मामला एवरेज का है, यानी औसत का, मीन का और 0.1% का बात किया जा रहा है बार बार। अब 8 लाख में 800 कैंडिडेट दोनों शिफ्ट में अच्छा नंबर लाने वाला नहीं होगा ही। उम्मीद है आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दिमाग भ्रम से निकाल दीजिए कि पहला को फ़ायदा हो रहा है कि दूसरा को फ़ायदा हो रहा है। किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, अप्रोक्स दोनों को ही सेम फ़ायदा होगा। पहला में 1 नंबर बढ़ेगा तो दूसरा वालों को भी 1 नंबर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं भी बढ़ सकता है, पॉइंट में भी बढ़ सकता है। धन्यवाद।